The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप शो। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा किए गए जमीन के सौदों पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, कभी जमीन के भाव को लेकर तो कभी सौदों में शामिल लोगों को लेकर। ट्रस्ट ने अपनी तरफ से कुछ जवाब तो दिए हैं, लेकिन वो विवादों पर विराम नहीं लगा पा रहे हैं। ट्रस्ट ने ये सारे सौदे जनता द्वारा दिए चंदे के पैसे से किए हैं, इसलिए दी लंदन टॉप शो में आज फिर हम इन सौदों पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 52 के कर्मी आशा कार्यकर्ताओं के वेतन के बदले कथित रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने का हुक्म दिया। अब सीएमओ ने रिश्वत के आरोप में 2 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित करके एडिशनल सीएमओ को पूरे मामले की जांच सौंपी है। पैसे लेने का आरोप लगा है सुपरवाइजर विमल सिंह एवं बेसिक हेल्थ वर्कर हंसमुखी पर। सीएमओ कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हो गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। आशा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की इकलौती खबर नहीं है। बेहद कम वेतन पर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का काम करने वाली आशा कार्यकर्ताएं पूरे देश में परेशान हैं। इसी जून के दूसरे हफ्ते में महाराष्ट्र की आशा कार्यकर्ताओं ने बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी। सरकार से बात नहीं बनी तो 15 जून को हड़ताल हो भी गई। महाराष्ट्र के पड़ोसी मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। यहां भी जून के महीने में आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की चेतावनी दी। दूर दराज के इलाकों में सुरक्षित प्रसव से लेकर कोरोना महामारी से जुड़े सर्वे और टीकाकरण का काम आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे है, लेकिन सरकारें न इन्हें पक्की नौकरी पर रखती हैं और न ही इन्हें इतना मानदेय देती हैं कि इनका गुजारा हो सके। फिर वही सरकार टीकाकरण को लेकर बड़े बड़े विज्ञापनों पर पैसा उड़ाती है। यही कारण है कि भारत की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं कभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि किसी बड़ी आपदा को झेल जाए, क्योंकि ऊर्जा और पैसे को कहां लगाया जाना है तय ही नहीं हो पा रहा है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 53,256, ठीक हुए मरीज 78,190, मौतें हुई 1,422। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले 2,99,35,221, कुल मौतें 3,88,135 और ठीक हुए मरीज 2,88,44,199। दूसरी सुर्खी ट्विटर और सरकार के बीच चल रही तनातनी ने बनाई है। सरकार की टीम में यूपी पुलिस है, जो गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई वाले मामले की जांच कर रही है। 5 जून की शाम बुजुर्ग को कुछ लोगों ने पीटा और दाढ़ी काट दी। बुजुर्ग ने एक वीडियो में अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उन पर जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बनाया गया। पिटाई और आपबीती दोनों के वीडियो वायरल हुए। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद दावा किया कि घटना का किसी धार्मिक पहचान से लेना देना नहीं था और कई पत्रकारों और एक समाचार वेबसाइट के खिलाफ वीडियो ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने वीडियो को ट्वीट करके मामले को सांप्रदायिक रंग देने और 2 धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की। इसी मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर और ट्विटर इंडिया का नाम भी एफआईआर में लिखा। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को एक समन भेजकर 7 दिन के भीतर लोनी पुलिस थाने में अपने बयान दर्ज करवाने को कहा था। इस पर माहेश्वरी ने जवाब दिया है कि वो वीडियो कॉल के जरिए अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हैं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस इस जवाब से खुश नहीं है। वो एक और नोटिस भेजकर माहेश्वरी को सदेह आकर बयान दर्ज कराने के लिए कहने वाली। इसी मामले की एफआईआर में पत्रकार राना अयूब का नाम भी शामिल किया गया था। आज बंबई उच्च न्यायालय ने अयूब को 4 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी। अयूब ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की अदालत में राहत मांगने हेतु गिरफ्तारी से छूट मांगी थी। तीसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जुड़ी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन के सभी मामलों की जांच करे।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने आदेश की वजह बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अदालत को भरोसा दिलाने में विफल रही है। बात शुरू हुई थी भाजपा नेता और कोलकाता की एंटली सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही प्रियंका टिब्रेवाल की याचिका से। प्रियंका चुनाव हार गई थी। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा के डर से कई लोग पलायन कर गए थे। ये लोग डर के मारे अब भी लौट नहीं पा रहे हैं। प्रियंका ने इन लोगों की वापसी के लिए हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 18 जून को कहा था कि हलफनामे में दाखिल होते रहेंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का शुरू से ही ऐसे किसी भी घटना से इनकार करती आई है। मामला हाईकोर्ट के समक्ष आते ही सरकार को सख्त कदम उठा लेने चाहिए थे, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। इन परिस्थितियों में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को आदेश देते हैं एक कमेटी बनाई जाए जो आयोग को मिल चुकी और मिलने वाली शिकायतों की जांच करे। अदालत ने अपने आदेश में कमेटी से हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करके 30 जून तक एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस किरकिरी के बाद पश्चिम बंगाल आनन फानन में एक और याचिका लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट गई और कहा कि उसे अपना पक्ष रखने और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने का मौका नहीं मिला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब ममता बनर्जी की सरकार के पास 2 ही चारे हैं, या तो वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मानवाधिकार आयोग के दौरे के लिए जरूरी बंदोबस्त में लग जाए या फिर राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जो भी हो, इस वाकये ने यह तो बता ही दिया है कि अदालत पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से जारी हिंसा और उसे लेकर ममता बनर्जी सरकार के रवैये पर क्या रुख रखता है। एक सुर्खी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही उथल पुथल से भी बनी है। भाजपा नेता और यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा था कि सीएम फेस तय करना केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। ये 2 बयान, एक तरफ और दूसरी तरफ फिर 2 बयान। एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा बयान यूपी भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने कहा कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को आगे रखकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कोरोना संक्रमण के बाद से ही भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगातार यूपी के दौरे कर रहा है। ये खबरें आई कि योगी सरकार के प्रदर्शन को लेकर कुछ असहजता है तो उन्हें खारिज किया गया, लेकिन अब 2 तरह के बयान बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो नहीं ही है। वैसे यूपी भाजपा ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया भी दी है। पार्टी ने कहा है कि जो पार्टी अध्यक्ष ने कहा है उसी को वजन दिया जाए। जो केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो पार्टी की परंपरा के अनुरूप है, जिसके मुताबिक इस तरह के फैसले संसदीय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। चलते चलते यूपी से एक और अपडेट लेते जाइए। पूर्व आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अरविंद कुमार शर्मा को 20 जनवरी के रोज यूपी भाजपा में उपाध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी में करीब 1 दर्जन उपाध्यक्ष और हैं। चर्चा थी कि प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पात्र माने जाने वाले शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। आखिरी सुर्खी बनाई भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रज्ञा ने लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सांसदों को योग पर संबोधित किया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जता दी है। चुने हुए सांसदों को अगर प्रज्ञा ठाकुर जी जो सांसद है भोपाल से, वो अगर संबोधित करेंगे तो ये दुर्भाग्य है। जिन पे जो आरोपित हैं मालेगांव बम कांड के मामले में, और अभी भी उन पे केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के मामले में भी एक विवादित बयान दिया था कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाएगा, जिससे लोग भ्रमित हुए। और आज वैक्सीनेशन चल रहा है, उस वैक्सीनेशन में कहीं न कहीं उन्होंने एक तरह से भ्रमित किया था लोगों को। तो मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे अभी भी अगर नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा, जो उन्होंने अलग अलग विवादित जो स्टेटमेंट दिए थे नाथुराम गोडसे के मामले में और दूसरे मामलों में, और आज ये कैसे हो रहा है, ये आश्चर्यजनक है। और ऐसा लगता है कि यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम करने का तरीका है। इस मामले पर प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस सदैव से राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध रही है, सन्यासियों भगवा के विरुद्ध रही है, इसलिए उनको तो आपत्ति होना स्वाभाविक है। और मैं ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे बस इतना कहना है कि ओमकार ब्रह्मांड है, ओमकार से शक्ति है, ओमकार से हम हैं,
ओमकार से मुक्ति है। ओम को लेके ही अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ओम का उच्चारण कर देने भर से योग जो है वो शक्तिशाली नहीं होगा, अल्लाह का नाम लेने से योग कमजोर नहीं होगा। इसे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है सांप्रदायिकता भड़काने वाले तत्वों से मुझे दूर रहना चाहिए और देश को दूर रहना चाहिए। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम बात करेंगे अयोध्या के संपत्ति विवाद की। बीते दिनों 2 करोड़ की जमीन का दाम 10 मिनट के अंतराल पर 18.5 करोड़ हो जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ट्रस्ट की ओर से सफाई दी गई। अनुबंध पत्र सामने रखे गए और दावे किए गए कि जमीन की खरीद फरोख्त में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अब मामले में कुछ और जमीनें, कुछ और कागज आ चुके हैं। इंडिया टुडे पर छपी संतोष कुमार की रिपोर्ट बताती है कि 47 लाख रुपए मूल्य की 2 जमीनें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 3.5 करोड़ रुपए में बेची गई है। और इस बेचाबाची में किसका नाम आ रहा है? अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण का। पहले बात 20 लाख वाली जमीन की, जिसे हमने नाम दिया है प्लॉट नंबर 1। रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो दीप नारायण ने 20 फरवरी 2021 को महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से सदर तहसील में पड़ने वाले गांव कोट रामचंद्र में जमीन खरीदी। गाटा संख्या 135 और जमीन का माप 890 वर्ग मीटर। इस जमीन के लिए दीप नारायण ने 20 लाख रुपए दिए, जबकि 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के सर्कल रेट के मुताबिक इस जमीन की कीमत 35,60,000 रुपए आंकी गई थी। लेकिन 3 महीने बाद 11 मई को दीप नारायण ने यह जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची और जमीन का यह सौदा हुआ 2.5 करोड़ रुपए में। और इस नए सौदे के मुताबिक जमीन का भाव 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर हो गया 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर। मोटा गणित कहता है कि दीप नारायण ने यह जमीन सर्कल रेट से कम कीमत पर खरीदी और सर्कल रेट से कई गुना ज्यादा दाम पर बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट को। अब बात प्लॉट नंबर 2 की। क्षेत्रफल 676.86 वर्ग मीटर। इस प्लॉट के सौदे में भी दीप नारायण ने केंद्रीय भूमिका निभाई। 20 फरवरी 2021 के दिन दीप नारायण ने इस जमीन को ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, यानी 1 वर्ग मीटर का रेट हुआ लगभग 14,774 रुपए। लेकिन सर्कल रेट चल रहा था 4,000 प्रति वर्ग मीटर का और इस सर्कल रेट के हिसाब से जमीन का दाम 27,08,000 रुपए का होता। अब बात फिर से मोटे गणित की। दीप नारायण ने प्लॉट नंबर 1 जिस दिन खरीदा, प्लॉट नंबर 2 उसी दिन बेच दिया। दिन था 20 फरवरी का। एक ही तारीख को प्लॉट नंबर 1 सर्कल रेट से कम दाम पर खरीदा गया और सर्कल रेट से ज्यादा भाव पर प्लॉट नंबर 2 ट्रस्ट को बेच दिया गया। अब इस पूरे चक्र में मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनके भतीजे दीप नारायण का नाम सामने आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन पर आरोप है कि प्लॉट बेचने वाले विक्रेताओं से वो मिले और मंदिर निर्माण के लिए जमीन दान में देने का आग्रह किया। प्लॉट नंबर 1 यानी 20 लाख वाली जमीन के पहले कथित मालिक महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने आज तक से बातचीत में कहा कि जमीन खरीदने के लिए ट्रस्ट ने हमसे सीधे संपर्क नहीं किया था। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय मिले थे और कहा रामलला ट्रस्ट को जमीन की आवश्यकता है। मुझे लगा कि वो ट्रस्ट से अधिकृत हैं, इसलिए जमीन राम जी के लिए दे दी। अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताएंगे। ट्रस्ट से आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके, तो हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं। हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है। हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। नजूल की चुकी है वो, इसलिए हम सोचे जो ही हमको मिल रहा है बहुत है। 1 रुपया नहीं वहाँ से मिलता है तो ट्रस्ट को इतने मिल जा रहा है, हमारे बहुत है। लेकिन उतना था तो हमको उस हिसाब से देना चाहिए था। दीप नारायण ने ये नहीं आपको बताया कि ट्रस्ट की तरफ से हम आए हैं? ना ये सब क्या कहा था आगे आपके पास? हमसे कहा कि दीजिए, ट्रस्ट को जरूरत है, फिर उसको ट्रस्ट को मिल जाएगा ये जमीन। तो हम जाने हो सकता ट्रस्ट के नाम से लिखाएंगे, करेंगे, अधिकृत होंगे कोई, तो आपको ट्रस्ट के लिए ही दिया गया है जी। हम लोग जाने भाई रामलला ट्रस्ट को आवश्यकता है, इसलिए हम लोग दे दिए, नहीं तो क्या जरूरत थी बेचने की। लेकिन मामला इतना साफ नहीं दिखता है। इस जमीन को दीप नारायण को बेचने वाले महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आरोप लगाए हैं अयोध्या के चौबुर्जी मंदिर के महंत बृजमोहन दास ने। उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स में ये जमीन दशकों से बृजमोहन दास के गुरुओं के नाम रही। ये जमीन नजूल की है और सरकारी है। देवेंद्र प्रसाद आचार्य कभी इसके मालिक हुए ही नहीं। सुनिए उनकी बात। देखिए, मैंने बताया ना कि इसमें वो काश्तकार है, मैं सिकमी काश्तकार हूँ। इस ज़मीन पे कभी भी देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी नहीं आए। शुरू से ये ज़मीन मेरे कब्जे और दखल में थी।
और मेरी अब भी उस पर खेती होती थी। आप मौके पे जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, और ये पूरा 10 बिस्सा मेरे कब्जे दखल में था। अब इस मामले में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा है कि पूरा जवाब 1-2 दिन में कानूनी तौर पर देंगे। जमीन के विक्रेताओं से सीधे मिलने से इनकार किया और अपने भतीजे की बात पर चुप्पी साध गए। सुनिए। महंत देवेंद्र जी जो है ना, इनसे जमीन लेने आपके भतीजे ही गए थे, आप भी गए थे साथ में? हम क्यों लेंगे? अच्छा। नहीं, बता रहे थे कि आप भी आए थे शायद साथ में। लिखा पढ़ी में नहीं, वो लिखा पढ़ी में तो नहीं, लिखा पढ़ी में तो आपका नाम नहीं है। नहीं, मतलब इन पर्सन। नहीं, वो बता रहे थे इन पर्सन शायद आप भी आए थे मतलब। अच्छा, आप नहीं आए थे? सीधी बात है, जो एविडेंस वो उनके बगल का रहने वाला है, उसका घर तो वही है ना। नहीं, वही सवाल ये उठ रहा है ना कि ट्रस्ट ने डायरेक्टली क्यों नहीं जमीन खरीदी, और भाई 20-25 लाख की जमीन जो है 2.5 करोड़ में। अरे भाई वो क्लियर करेंगे हमको तो वहाँ यार ये लोगों ने किया है। नहीं, विपक्ष का बार बार यही कहना है, विपक्ष जो कह रहा है वो वही उनके भतीजे हैं, उनको तो पता ही होगा। हाँ, नहीं, आप सर बात कर लेंगे ना तो ज्यादा रहेगा, आपका पक्ष क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे थे। बाकी आप जब बात करना चाहें वो आपकी मर्जी है। हाँ, ठीक है, आप टाइम ले लीजिए। हम आज नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी जी, ना उसका टैक्स बताया, ना उसका खर्चा बताया, लापता दिया, तो हम तो समझेंगे ना। मेरे ऊपर बनता है कि उसका काली पुलिस चलवा रहा है। जी। दूसरी तरफ जिस हरीश पाठक और कुसुम पाठक की ओर से ट्रस्ट को 18.5 करोड़ और 8 करोड़ की जमीन बेची गई, वो भी पुलिस की लिस्ट में भगोड़ा अपराधी निकला। ऐसे में ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ट्रस्ट ने अपनी ओर से कोई सत्यापन नहीं किया। पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि करोड़ों राम भक्त मंदिर के लिए दान कर रहे हैं और भाजपा के नेता 13 गुना माल कमा रहे हैं। भाजपा के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, इसलिए राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस मसले पर 5 सवाल पूछे हैं। पहला, क्या कारण है कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के चंदे की खुली लूट करने वाले पापियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने के बारे में मोदी और आदित्यनाथ जी पूरी तरह से चुप हैं? क्या पीएम और सीएम देश को बताएंगे कि 79 दिनों में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ी? तीसरा, जब भाजपा सरकार द्वारा भूमि की कीमत मात्र 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आंकी गई, तो फिर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने इसे 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्यों खरीदा? क्या भाजपा नेता राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे किए गए चंदे को चूना लगा मुनाफे की लूट में लगे हैं? पांचवा सवाल, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हजारों करोड़ के चंदे में कितनी और रजिस्ट्रियों में खुली लूटपाट हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में पूरे मामले की जांच व पैसे के लेन देन का ऑडिट कर सारे तथ्य देशवासियों के सामने नहीं रखे जाने चाहिए? और बात यही नहीं टिकती है। अयोध्या में संत समाज की बैठक हुई और बैठक में यह मुद्दा उठा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञान दास जी के अध्यक्षता में संतों की बैठक हो रही थी, तो रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, जिस राम के साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं वो राजा राम या योद्धा राम नहीं है, वो युवा राम नहीं है, वो बालक राम है, अबोध राम है जो बोल नहीं सकता, लेकिन जिसको बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी मिली उसकी ही जन्मभूमि पर नियत खराब हो गई। वो बच्चे के भविष्य के साथ क्या कर सकता है, इसका निर्णय आप स्वयं करें। इसी मीटिंग में इस पूरे मामले की एक हाई लेवल की जांच का प्रस्ताव भी सामने आया और इस पूरे मसले पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट और पदाधिकारियों का क्या कहना है। ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर जमीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा डाला है, लेकिन जिन 2 नई जमीनों की हम बात कर रहे हैं उनका ब्यौरा नहीं उपलब्ध है और ताजे आरोपों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चुनावी और राजनीति से प्रेरित बताया है। पत्रिका में छपी 20 जून 2021 की खबर के मुताबिक ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों की संयुक्त बैठक में भाजपा को घेरने की रणनीति बनी। यह आरोप इसी साजिश का हिस्सा है। ट्रस्ट ने कहा है कि जनवरी महीने में ट्रस्ट की बैठक में वास्तुशास्त्रियों ने मंदिर की परिकल्पना दोषपूर्ण बताई थी, पर कोटा और खाली जगह की जरूरत थी, इसलिए और जमीन खरीदने का निर्णय हुआ।
सवाल तो है कि मेयर और मेयर के भतीजे की संलिप्तता क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स अगर सही हैं तो सर्कल रेट से कम और ज्यादा दाम पर खरीद फरोख्त कैसे हुई, ये भी साफ होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों द्वारा दिया गया चंदा है। ऐसे में पारदर्शिता दरकार होना कहीं से गलत नहीं है। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।